yesterday we discussed about the framing techniques. हमने framing चालू की थी और framing हम discuss कर रहे थे. आज मैं उसी को continue करता हूँ framing को. तो किसी को पहले तो ये बता दो framing में कुछ doubt हो अभी कि क्या होता है, तो मैं वहाँ से चालू करूँ, है ना? ये आपके सामने आपको slide visible होगी मेरे ख्याल से. Visibility है slides की? Someone please confirm. Yes, sir. Okay. Fine. So we were discussing right now a framing which sometimes referred as one of the most important design issue of data link layer. Remember this thing. Framing is one of the important concept or one of the important design issue of data link layer. When we talk about the framing, we basically know that data link layer provides services to the network layer. Means this is true for every lower layer to provide services to the upper layer. So if we study network layer, it provides services to the transport layer and so on and so forth. So data link layer first job is to provide services to the network layer. Second, framing, which we are going to discuss now. Three types of framings are there. One is called character count, one is called byte stuffing, third one is called bit stuffing. So I'll see one by one. I hope we discussed character count. Byte count या character count कल discuss की थी क्या? मुझे कोई बताएगा कल मैंने लास्ट क्या डिस्कस किया था? सर चल रहा था और डिस्कनेक्ट हो गया था, मतलब वही चल रहा है. हाँ, बाइट काउंट या कैरेक्टर काउंट. तो मैं पहली फ्रेमिंग मेथड डिस्कस करता हूँ. उसके पहले एक चीज आपके सामने और है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. फंक्शंस ऑफ डेटा लिंक लेयर. ओके, प्लीज रिमेंबर फंक्शंस ऑफ एनी लेयर एंड डिजाइन इशू ऑफ एनी लेयर आर द डिफरेंट थिंग. अगर आप आंसर बुक में जब भी आप आंसर लिखते हो या आप किसी को आंसर देते हो, आप बोलोगे सर regulating data flow is a function of data link layer, so that will be the right. But if you say regulating data flow is the design issue of data link layer, तो वो गलत होगा. Design issue deals with the कि हमें वो डिजाइन क्यों करना पड़ी है, और डिजाइन करने के बाद उसके क्या क्या काम है, ये फंक्शंस में आता है. तो बी स्पेसिफिक, बी क्लियर ऑन दिस पार्ट कि डिजाइन इशू अलग चीज होती है और फंक्शन अलग होता है. ये अप्लाई होगा हर लेयर के लिए. क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं. फंक्शंस की जब बात करते हैं तो हमने ये देखा था, मैंने आपसे शायद ये डिस्कस किया था कि हेडर, ट्रेलर और उसके बाद पेलोड आता है. तो पेलोड मतलब आपकी डेटा फील्ड जो होती है वो उसको टेनबॉम उसको पेलोड फील्ड बोलता है, होरिज़ोन उसको डेटा फील्ड बोलता है. मतलब वही है, अल्टीमेटली डेटा आपका बीच में है, उसके आगे पीछे ट्रेलर और हेडर लगाया है. हेडर, पेलोड प्लस ट्रेलर मिल के फ्रेम बनती है जैसा इस डायग्राम में दिया है. और अपर लेयर से जो भी डेटा आता है, ठीक है, अपर लेयर से जो भी डेटा आएगा वो डेटा आपका पैकेट के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि नेटवर्क लेयर डील करती है पैकेट्स में. तो ये डेटा एज इट इज आपके पास आ जाता है यहाँ से, और ये डेटा पेलोड में चला जाता है और उसमें हेडर और ट्रेलर अटैच हो जाते हैं. यहाँ तक कोई डाउट? किसी को डाउट हो तो हाथ ऊपर कर देना, किसी को कुछ भी डाउट हो तो. ओके, नेक्स्ट ये भी डिस्कस किया था, व्हाट इज एक्चुअल डेटा पाथ, व्हाट इज वर्चुअल डेटा पाथ. ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ. हाउ डेटा एक्चुअली फ्लोड ऑन टू द लेयर. डेटा लिंक लेयर से डेटा निकलता कैसे और नेटवर्क लेयर पे जाता कैसे. ठीक है, ये इसमें 3 और 2 जो लिखा हुआ है, 3 इज नेटवर्क लेयर, 2 इज डेटा लिंक लेयर. Now we will discuss framing, which is called character count first method. अब जब character count framing method है तो मैं इसको आपको एक दूसरी स्लाइड पे दूसरा शेयर करके बता देता हूँ. इजी, उसमें स्लाइड्स में तो आपको दिख जाएगा ये. Is it visible? Whiteboard visible to everybody? Okay, so now I am writing here a frame 0 1 0 1 0 0 1 0. ओके, सॉरी इसमें 2 आ गया. ये एक फ्रेम है. दिस इज नथिंग जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स. ओके, अब जब मैं बात करता हूँ ये फ्रेम मेरे पास अवेलेबल है. अब इस फ्रेम में अगर ये मेरे पास, पहले मैं ग्रुप की बात, बिट्स की बात कर लेता हूँ कि ये मेरे पास बिट्स अवेलेबल है. अब मुझे इन बिट्स को ऑर्गेनाइज करना है फ्रेम में.
सो व्हाट आई डिसाइडेड कि मैं कैरेक्टर काउंट फ्रेमिंग मेथड यूज करूंगा या बाइट काउंट फ्रेमिंग मेथड यूज करूंगा। तो कैरेक्टर काउंट मेरी फ्रेमिंग मेथड क्या बोलती है कि इनिशियली जो मेरा कैरेक्टर रहेगा, सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनिशियल कैरेक्टर मेरा 5, ये एक एग्जांपल है, आप 3 भी लिख सकते हो, आप 4 भी लिख सकते हो, आपकी जो इच्छा वो लिख सकते हो। कोई भी एक कैरेक्टर काउंट में आपको एक नंबर लिखना है, सिंगल डिजिट नंबर। तो आपने अगर सिंगल डिजिट नंबर लिखा मतलब 0 to 9 में आपने कुछ लिखा है, 0 हम लिखते नहीं है, तो आप 1 भी नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे मैं बता रहा हूँ अभी, 0 और 1 क्यों नहीं लिखते। आपने 5 लिखा है और उसके आगे आपने उसके उतनी बिट्स लिख दी आगे। तो अब मैं बिट्स लिख रहा हूँ, मतलब ये मैंने लिखा है, ये देखिए, ठीक है। बाय काउंटिंग 5 यहाँ तक मेरी एक फ्रेम बन गई। तो 5 से अगर मैं काउंट करता हूँ तो ये कितने डिजिट हो गई, टोटल 5 डिजिट हो गई। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे नेक्स्ट, नेचुरल सी बात है मुझे डेटा यही लिखना है, तो यहाँ पे डेटा 1001 है, तो मैं इसको 00 इसी की फ्रेमिंग कर देता हूँ। ये देखो 4 गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट 6। तो अब मुझे यहाँ से चालू करते हुए, जस्ट अ मिनट, 0 0 1 0 0 यहाँ तक हो गया। देन आई वुड से 6, तो मुझे नेक्स्ट 5 बिट्स लेना है। यहाँ से मैं 5 बिट लेता हूँ, 10001। तो मैंने यहाँ पे लिया आगे इसके 10011, ये आ जाएगा यहाँ पे इसके साथ। कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। अभी तक इसमें से मैं क्या क्या ले चुका हूँ, इसमें से मैं ये वाली डिजिट ले चुका हूँ, पहली 4 डिजिट ले चुका हूँ, उसके बाद में उसके आगे की 5 डिजिट ले चुका हूँ, और ऐसे में फ्रेमिंग कर रहा हूँ। एनी डाउट? Anybody is having any doubt? Speak up if you do have any doubt. फ्रेमिंग वाली स्क्रीन दिख रही है सामने? कैन यू हियर मी? हाँ बोलो सुदर्शन। हेलो हाँ सर, ये बोलो। फ्रेमिंग में अपन करना क्या चाह रहे हैं सर, ये बिट्स काउंट करके? ओके, हम फ्रेमिंग में क्या करना चाह रहे हैं, बेसिकली हमारे पास जो डेटा, जो हमारे पास रॉ बिट्स हैं, हम उस रॉ बिट्स को कैसे उसको अरेंज करें कि वो एक दूसरे से अलग हो जाए डिस्टिंग्विशेबल फॉर्मेट में। क्योंकि हम बिट्स को फ्लो ऊपर नहीं कर सकते, हमको उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में ले जाना पड़ेगा। डेटा लिंक लेयर डज नॉट अंडरस्टैंड बिट्स, डेटा लिंक लेयर अंडरस्टैंड फ्रेम्स। तो फ्रेम बनाने की जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं फ्रेमिंग। तो मैं बिट्स से फ्रेम बनाऊंगा कैसे, मेरे पास बिट्स तो हैं, तो मैं उसको एक प्रॉपर ग्रुपिंग कर रहा हूँ उस बिट्स की, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेमिंग। आया समझ में? यस सर। ओके, अब देखो तुम पहला वाला डायग्राम, पहले वाला डायग्राम में लिखा हुआ है 5 1 2 3 4, दिख रहा है तुमको? 5 1 2 3 4। अब ये 5 1 2 3 4 का मतलब क्या है कि यहाँ से फ्रेम चालू हो रही है, मेरे पॉइंटर को ध्यान से देखना, यहाँ से फ्रेम चालू हो रही है, और उसके बाद इसको काउंट करते हुए 5, मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ पे फ्रेम 1 खत्म हो रही है। इस 5 का मतलब होता है कि इस फ्रेम में 5 कैरेक्टर है इंक्लूडिंग दिस वन। तो कहाँ एंड होगी, यहाँ एंड होगी। सेकंड फ्रेम चालू हो रही है 5 की, तो वो कहाँ एंड होगी, यहाँ एंड होगी फ्रेम 2। यहाँ पे 8 लिखा है, तो ये कहाँ एंड होगी, 7 कैरेक्टर के बाद यहाँ पे। तो ये जो लिखा हुआ है 5 5 8, ये 8, ये है बेसिकली कैरेक्टर काउंट कि एक फ्रेम में कितने कैरेक्टर हैं। इट इंडिकेट्स दैट। इज इट क्लियर? कोई एक्नॉलेज करो मेरे को। यस यस सर। सर। फाइन। सो कैरेक्टर काउंट इज क्लियर टू यू दैट वी आर प्लेसिंग वन कैरेक्टर, और उसको काउंट करते हुए हम आगे तक फ्रेम की साइज पता करते हैं। फ्रेम की साइज डिसाइड कैसे होती है, तो उसके पीछे लॉजिक रहता है कि नीचे अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी, फिजिकल लेयर पे कौन सी टेक्नोलॉजी है जो डेटा को ट्रांसमिट कर रही है। अगर नीचे जो
टेक्नोलॉजी है वो जो डेटा को ट्रांसमिट कर रही है, वो टेक्नोलॉजी से फॉर एग्जांपल एटीएम सेल है, एटीएम नेटवर्क होता है एक टाइप का जिसको बोलते हैं असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। तो अगर एटीएम नेटवर्क होता है तो एटीएम नेटवर्क डील करता है फिक्स्ड साइज फ्रेमिंग के, फिक्स्ड साइज फ्रेम्स को। तो उस केस में हम फ्रेमिंग टेक्निक यूज करते हैं फिक्स्ड साइज, अदरवाइज हम यूज कर लेते हैं वेरिएबल साइज। तो दो टाइप की फ्रेमिंग टेक्निक होती है। क्लियर? समवन प्लीज स्पीक। यस सर। ओके, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेमिंग एज फॉर द गेट इज कंसर्न, एज फॉर द इंटरव्यू पैटर्न इज कंसर्न। सबसे ज्यादा अगर कुछ पूछा जाता है तो फ्रेमिंग ही पूछा जाता है इंटरव्यू और गेट में भी। तो आप प्लीज थोड़ा सा इसको कंसंट्रेट कीजिएगा, कहीं अटकते तो मैं हेल्प कर दूंगा। अब पहला वाला केस जो मैंने आपको समझाया कैरेक्टर काउंट, ये बिल्कुल सिंपल मेथड थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ जाके हुई कि जब इस डेटा को हमने ट्रेवल किया वायर्स में या वायरलेस मीडियम में, तो जब डेटा ट्रेवल हो रहा है अगर उसमें कोई एरर आती है तो क्या प्रॉब्लम आती है रिसीवर को। तो आप देखिए सेकंड वाले केस में जो बी वाला डायग्राम है, उस डायग्राम में अगर एरर आती है तो कितना फर्क और क्या फर्क पड़ता है। तो फ्रेम 1 इज फाइन, क्योंकि 5 है, 1 2 3 4 फ्रेम खत्म हो गई, ऐसा ही होना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब सेकंड फ्रेम जो पहले चालू हो रही थी 5 कैरेक्टर की थी, जो हमने भेजी वो 5 कैरेक्टर की थी। अब ये 5 जो भेजा हमने, 5 तो भेजा नहीं, वहां तो सिग्नल गया था, सिग्नल डिस्टॉर्ट हुआ, वैल्यू चेंज हो गई। द वैल्यू 7 भी हो सकती है एज पर द स्लाइड। 7 की जगह तुमको अगर काउंट अच्छा लग रहा तो तुम 3 भी कर दो उसको, तुम 5 के अलावा कुछ भी रख दो, मतलब एक एरर हो गई उसमें वायर पे जब डेटा गया। तो अब अगर ये वैल्यू चेंज हो गई तो नेचुरल सी बात है, फ्रेम 2 चालू हुई कहां से, वो जो वैल्यू है वहां से, इस डायग्राम के हिसाब से 7 से चालू हुई और उसको काउंट किया तो हम आगे बढ़े 6 कैरेक्टर तक, 6 7 8 9 8 0। अब वो खत्म कहाँ हो गई, 0 पे खत्म हो गई रिसीवर के हिसाब से, हो गई। बेटा आ रहा समझ में? हाँ सर। यस सर। है ना। अब 0 पे अगर फ्रेम 2 खत्म हो गई तो अगला 1 आया वापस, क्योंकि डेटा में तो अगला 1 ही था। ऊपर देखो, अब जैसे ही 1 आया अगला, इसका मतलब ये अकेली अपने आप में कैरेक्टर काउंट है जिसकी फ्रेम ही मिसिंग है, क्योंकि 1 का मतलब तो फ्रेम मिसिंग होगी ना, आगे कुछ है ही नहीं, 1 तो इटसेल्फ है। 0 है तो भी वैलिड नहीं है वो। आया समझ में? इस कैरेक्टर काउंट में 0 और 1 क्यों नहीं रखते हैं? यस सर। ठीक है, तो इसके बाद फिर 2 3 4 आया, तो डेटा हम जो भेज रहे हैं वो डेटा रिसीव नहीं हो रहा है कैरेक्टर काउंट के हिसाब से। अगर हम उसमें अगर एरर जनरेट हो जाती है, मतलब हमारे पास फ्रेम का स्टार्ट पॉइंट तो रहता है लेकिन हमारे पास फ्रेम का कोई एंड पॉइंट नहीं है। पहले वाले कैरेक्टर से ही हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो कैरेक्टर है उसके हिसाब से वो फ्रेम वहां एंड हो जाएगी। पहले वाला कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर काउंट में अगर वैल्यू 5 है तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर उसमें 5 रहेंगे। पहले वाले में कैरेक्टर में अगर 3 है कैरेक्टर काउंट तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 3 रहेंगे। ये सबसे बेसिक टेक्निक थी फ्रेमिंग की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये टेक्निक में कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब सेकंड टेक्निक जो आई है उसको बोलते हैं बाइट स्टफिंग या हाँ बाइट स्टफिंग। अब बाइट स्टफिंग का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। पहले वाले केस में हम क्या कर रहे थे, हमारे पास फ्रेम चालू होती कहां से ये तो पता चल रहा था, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा था कि फ्रेम खत्म कहां होगी, वो हमारा वो कैरेक्टर डिसाइड करता था। ठीक है, इस वाले पर्टिकुलर फ्रेमिंग टेक्निक में क्या होता है, हमारी जो फ्रेम होती है, ये ए वाला डायग्राम देखो, ए वाले डायग्राम में फ्रेम कहां से चालू हो रही है, फ्लैग से या हेडर से? बोलो जल्दी कोई भी। निवेदिता, अनुपुरा? सर हेडर से। हेडर से। खत्म कहाँ हो रही है फ्रेम? सर ट्रेलर पर। यस, ओके। तो फ्रेम हमेशा हेडर से चालू हो रही है और ट्रेलर पे खत्म होगी, लेकिन हमने इस टेक्निक में क्या किया है, बाइट स्टफिंग में हमने पुट किया है उसमें आगे और पीछे फ्लैग। तो ये फ्लैग रिसीवर को पता होता है कि फ्लैग क्या है। तो जब
रिसीवर के पास फ्लैग आता है तो रिसीवर ये समझता है कि अब इसके बाद जो आएगा वो फ्रेम आएगी। कब तक? जब तक नेक्स्ट फ्लैग नहीं आ जाता। फिर रिसीवर के पास जैसे ही फ्लैग आता है तो वो पता कर लेता है कि ये दो फ्लैग के बीच में जो भी आया हुआ है वो फ्रेम है। इज इट क्लियर? सर एक बार फिर से बता दो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। फ्रेम है आपकी, हेडर से चालू हो रही है, पेलोड है उसमें और ट्रेलर है, ये फ्रेम है आपकी। आपको फ्रेम भेजना है तो आपने क्या किया, फ्रेम के आगे और पीछे आपने ये लगा दिया। मैं बोर्ड पे ट्राई करता हूँ, शायद आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आए। बोर्ड दिख रहा है सबको? यस सर। ये आपका मैं फ्रेम बना रहा हूँ बोर्ड पे, ये मैंने फ्रेम बनाई है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, हेडर, ट्रेलर एंड पेलोड। ओके, इसमें यहाँ पे आपका हेडर है, इधर आपका एच है और इधर आपका टी है। ये आपका ट्रेलर हो गया, ये आपका इधर हेडर हो गया। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हेडर है मेरा, ये मेरा पेलोड, या किसी लिटरेचर में आपको इसकी जगह मिलेगा डेटा। तो ये आपका पेलोड हो गया या डेटा हो गया। अब मुझे जब ये फ्रेम भेजना है तो मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे यहां पर मैंने क्या किया, एक फ्लैग लगा दिया। ठीक है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं, रुको। ये मैंने यहाँ पे फ्लैग लगा दिया और मैंने यहाँ पे भी फ्लैग लगा दिया इस साइड में। अब ये जब जैसे रिसीवर के पास जाएगा तो रिसीवर को पता चल जाएगा कि पहले फ्लैग आया मेरे पास, इसका क्या मतलब है कि फ्लैग के बाद जो आएगा वो डेटा आएगा, फिर अगला फ्लैग आएगा तो मेरी फ्रेम खत्म हो गई। ठीक है, यहां तक सब कुछ नॉर्मल था। ये एक सिंपल प्रोसेस था फ्लैग फ्रेम्स को आइडेंटिफाई करने का। सुदर्शन बोलो। सर ये जो फ्लैग अपन अटैच कर रहे हैं इसमें, हम्म, तो ये फ्रेमिंग में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा क्यों? सर? पैटर्न में क्यों? सर बिट्स, हाँ वो सर करेगा फिर ना, करेगा ना, उसका सॉल्यूशन है ना। फिर नेचुरल तो सी बात अपन है। रिमूव तो नहीं कर रहे, अटैच ही कर रहे हैं ना बस। नहीं, अगर सेंडर अटैच करेगा तो रिसीवर रिमूव करेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट द कंसेप्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में लेफ्ट साइड में जब सेंडर डेटा भेजता है तो हेडर अटैच होते हैं, उधर यस सर। हेडर रिमूव होते जाते हैं। वैसे ही फ्लैग क्यों, हम क्यों अटैच कर रहे हैं फ्लैग, पहले ये समझना जरूरी है। क्योंकि हमारे पास फ्रेम को आइडेंटिफाई करने के लिए रिसीवर को पता कैसे चलेगा कि ये पूरी बिट्स आ गई तो इसमें फ्रेम कहाँ चालू हो रही है कहाँ खत्म हो रही है। रिसीवर के डेटा लिंक लेयर को ये समझने के लिए कि फ्रेम स्टार्ट कहाँ है और फ्रेम बंद कहाँ हो रही है, इसके लिए हम फ्रेमिंग करते हैं। तो हमने पहली टेक्निक देखी जिसमें हमने 5 लिख दिया कि अगले 4 कैरेक्टर जो हैं फ्रेम है, उसके बाद जो अगला नंबर है उसके हिसाब से सारी फ्रेम बनती जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी वो भी देखी कि अगर वही कैरेक्टर काउंट चेंज हो जाता है तो पूरा डेटा गलत रिसीव हो जाता है। इसका रिजोल्यूशन आया बाइट स्टफिंग में कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व की जाती है कि आप क्या करो, आप ऐसा मत लगाओ, आप स्टार्ट और एंड दोनों पोजीशन पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर लगा दो। तो आपने बोला कि मैंने फ्लैग लगा दिया, ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब रिसीवर को पता है कि भैया फ्लैग क्या है, उसको रिसीवर को फ्लैग भी पता है कि व्हाट इज फ्लैग, दिस फ्लैग हैविंग सम वैल्यू, है ना। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस फ्लैग की वैल्यू, एक एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ मैं कि फ्लैग की वैल्यू कोई इस टाइप की होगी। ठीक है, एग्जैक्टली ये नहीं होती है पर इस टाइप का कोई पैटर्न है, 3 और 3 6 और 8, है ना, ये मैंने लिखा है। तो फ्लैग इज नोन टू द रिसीवर, it is not exactly the same which I have written here, but flag is known to receiver, flag is known to sender। तो रिसीवर जैसे ही रिसीव करता है डेटा को तो उसके बाद उसको पता चल जाता है कि ठीक है ये जो सामने लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली फ्लैग है और ये बिट्स आने के बाद मुझे प्रोसेस करना है, तो जो उसके बाद आएगा वो डेटा है। फाइन, जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। आगे सर बढ़ते हैं। मतलब ये जो फ्रेम है ये नोन है उसको,
फ्रेम नोन नहीं बेटा, फ्लैग नोन है। हाँ सॉरी, फ्लैग फ्लैग, यस सर। फ्लैग नोन है और दोनों फ्लैग के बीच में जो आएगा वो फ्रेम है। ये सही है सर, हाँ। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम अराइज होती है। अब यहाँ से मैं थोड़ा इस केस को कॉम्प्लिकेट लेवल पे लेके जाता हूँ और एग्जैक्टली प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अब इमेजिन करो कि ये कोई फ्लैग था, है ना। अब इसको मैं वैल्यू ना लिखते हुए इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ f इक्वल्स टू फ्लैग। ठीक है, ये मेरा, सॉरी इधर लिखा गया वो, यहाँ पे मैंने लिखा ये जो है मेरा फ्लैग है। ठीक है, अब मैं एक डेटा सेंड करना चाहता हूं जिसमें उस डेटा में एग्जैक्टली वही वैल्यू आ रही है जो फ्लैग की वैल्यू थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। मैं रिपीट करता हूं धीरे से एक बार और। आपका डेटा जो आप भेजना चाह रहे हो, जो हेडर ट्रेलर के बीच का जो पेलोड है, वहां पर आपका जो आप डेटा भेजना चाह रहे हो उसमें आपका डेटा ऐसा मैच कर रहा है जो एग्जैक्टली फ्लैग था। तो आपकी फ्रेम कैसे चालू होगी फिर? आप देखना, इसको कॉन्सेंट्रेट करना बोर्ड पे। यहां पे आ गया आपका फ्लैग। ठीक है, यहां आ गया आपका फ्लैग, फाइन। इस फ्लैग के बाद आपका आ गई, यहां से आ गई आपकी ये फ्रेम, यहां पे आ गई आपकी फ्रेम। लेकिन इस फ्रेम में एक पोर्शन ऐसा है जिसमें वो बिट एक जैसी है जो फ्लैग की है। मतलब यहां आ जाएगा फ्रेम प्लस उसमें फ्लैग भी है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर फिर आ गया आपका फ्लैग। आ रहा है ये समझ में? यस सर। मैं फिर रिपीट करता हूं। पहले आपने फ्लैग लगाया, लेकिन आपकी फ्रेम में ऐसा कंटेंट था जो फ्लैग था। अब देखना क्या होगा इस कंडीशन पे, जो अभी कंडीशन आपके सामने मैंने ओरिजिनेट की है। अगर इसको थोड़ा सा मैं ऐसा कर देता हूं, है ना, क्योंकि नेचुरल सी बात है, बिट्स जा रही हैं, है ना। ये जो लाइन है ये तो मैंने खींची है, बट जाती तो बिट्स है ना। तो यहाँ ये फ्लैग गया है, यहाँ पे ये वाला फ्लैग चालू हुआ। ठीक है, ये वाला फ्लैग चालू हुआ, दिख रहा है ये वाला फ्लैग? ठीक है, ये वाला फ्लैग चालू होने के बाद विजिबिलिटी है बेटा? यस सर। हाँ, ये वाला फ्लैग गया, उसके बाद ये फ्रेम गई, और ये फ्रेम के बाद जैसे ही फ्लैग जाएगा, रिसीवर को तो नहीं पता कि ये कौन सा फ्लैग है, डेटा का है या एक्चुअल वाला फ्लैग है जो फ्रेम को एंड करने के लिए लगाया गया है। रिसीवर के लिए तो फ्लैग फ्लैग है। तो रिसीवर क्या समझेगा कि ये जो आपका ये पोर्शन था यहां पर, इतना ही डेटा है। गॉट इट? यस सर। मैं 2-3 लोगों से और एक्नॉलेज एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि कंसेप्ट यस बहुत, सर। है ना। रिसीवर क्या समझेगा कि इतना ही डेटा है, जबकि डेटा एक्चुअली अपना कितना है? डेटा अगर तुम देखोगे तो डेटा अपना जो एक्चुअल में डेटा है वो यहां से चालू होकर यहां तक है। लेकिन फ्रेम होने के कारण, फ्रेम में हमारा फ्लैग होने के कारण ये कंफ्यूजन हो जाता है रिसीवर को। किसी को लगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, 1 सेकंड नोट करना। हाँ बेटा, तो ये क्लियर हुआ कि अगर फ्रेम के अंदर फ्लैग आ गया तो क्या प्रॉब्लम होती है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो ये तुमको बाद में समझने के काम आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूं यहाँ पे। अब इस चीज को तुम किताब की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो। ये सर। देखो, हाँ सर, तो ये फ्लैग की वैल्यू सारे फ्रेम्स के लिए सेम ही रहती है? हाँ, फ्लैग की वैल्यू बाइट स्टफिंग के लिए सेम रहेगी। ओके सर। ठीक है, अब इसको समझो, जो सामने आपके स्क्रीन है, इस स्क्रीन में देखो ओरिजिनल कैरेक्टर क्या है जो भेजना है? ए, फ्लैग और बी। मतलब ए भी मेरा डेटा है, ये फ्लैग भी मेरा डेटा है,
और बी भी मेरा डेटा है। ये पूरा मेरा डेटा है जो मैंने उसमें पहले वाली स्लाइड में बीच में लिखा था। अब अगर मैं इसको, अब मुझे क्या करना है, मेरा पर्पस क्या है कि रिसीवर के पास जब ये जाए तो ये रिसीवर के पास जाएगा कैसे। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि यहाँ क्या होगा, रिसीवर ए के आगे फ्लैग लगाएगा और रिसीवर बी के बाद फ्लैग लगाएगा। एग्रीड एवरीबडी? यस सर। लेकिन ये फ्लैग मिलेगा जब उसको ए के पहले वाला, फिर ए मिलेगा और फिर फ्लैग मिलेगा, तो रिसीवर को क्या लगेगा कि डेटा इज ए ओनली। यस और नो? यस सर। अब इस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन, व्हेन फ्लैग बिट कम्स इनटू द डेटा, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं हम बाइट स्टफिंग फ्रेमिंग मेथड से, जिसमें हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास फ्लैग एज अ डेटा आ जाता है तो हम उसके आगे एक स्पेशल कैरेक्टर जिसको बोलते हैं एस्केप, ESC, एस्केप को इंसर्ट कर देते हैं। क्लियर है? प्लीज एक्नॉलेज। ये Yes, sir. कंसेप्ट तुमको किताब में से नहीं आएगा समझ में। एक और स्लाइड है मेरे पास, उसमें भी अच्छा है, उससे समझा देता हूँ। सर कैन यू रिपीट once again? हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ ना, मुझे पता है एक बार में नहीं आएगा वो, डोंट वरी आई विल रिपीट, है ना, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, कॉन्सेंट्रेट करो। ये कंसेप्ट तुम्हें नहीं समझ में आएगा अगर तुम किताब में पढ़ने जाओगे तो। सेम चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, देखो ओरिजिनल डेटा ए, फ्लैग एज अ डेटा और बी। अब ए भी है, फ्लैग भी है और बी भी है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस 11 बज गए थे। इस फ्लैग को रिसीवर को ये बताने के लिए कि ये डेटा है, उसमें एक बाइट स्टफ कर रहे हैं। उस बाइट को क्या बोलेंगे, एस्केप कैरेक्टर। एक 8 बिट का एस्केप कैरेक्टर हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो जब अब ये फ्रेम जो बनेगी, ये कैसी बनेगी, फ्लैग ए, एस्केप, फ्लैग और बी। अब रिसीवर के पास ये वाला जब फ्लैग आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये वाला, ये एस्केप के बाद वाला फ्लैग है। एस्केप के बाद अगर कोई फ्लैग आता है तो वो एंड ऑफ फ्रेम नहीं है, वो डेटा का पार्ट है। ओके सर। सर ये एस्केप की वैल्यू फिक्स होती है या फिर कुछ हम? एस्केप की वैल्यू भी फिक्स है और फ्लैग की वैल्यू भी फिक्स है सर हर डेटा के लिए मतलब? बाइट स्टफिंग के लिए। ओके सर। डेटा के लिए नहीं होती है, बाइट स्टफिंग फ्रेमिंग टेक्निक में एस्केप और डेटा की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, तो हम इस फ्लैग को ये बताने के लिए कि ये फ्लैग एज अ डेटा जो है, इट्स अ पोर्शन ऑफ अ डेटा, नॉट द एंड ऑफ द फ्लैग, तो हम इसको बोलते हैं बाइट स्टफिंग। कैन समवन टेल मी, इज देयर एनी इशू नाउ, कि अभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है? सर हाँ बोलो ना, क्वेश्चन पूछो। सर इसमें अगर अपन ये एस्केप कैरेक्टर अपन इंसर्ट कर रहे हैं तो सर पेलोड की वैल्यू तो फिर चेंज हो जाएगी, तो सर एरर्स आने के भी तो चांसेस हैं। पेलोड की वैल्यू क्यों चेंज होगी? सर क्योंकि एस्केप अपन उसमें ऐड कर रहे हैं तो बराबर, सर तो फिर तो चेंज होनी चाहिए ना सर। पेलोड चेंज होगा, नेचुरल सी बात है, पर आप जो सर- इंसर्ट कर रहे हो दूसरे एंड पे वो रिमूव भी तो हो रहा है। सर बी की वैल्यू भी एस्केप हो गई तो वापस वो फ्लैग आगे वाले को फ्लैग को वापस डाटा समझ आ रहा गया। हूँ, उस पे आ रहा हूँ। गुड क्वेश्चन, किसने पूछा क्वेश्चन? सर मैं समर्थ। समर्थ, हाँ मैं आ रहा हूँ उस पे। मैं आ रहा हूँ कि अगर जो एस्केप है उसकी वैल्यू भी डेटा से मैच कर गई तो क्या करेंगे, है ना। बी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट ये हो सकता है कि जो एस्केप आप इंसर्ट कर रहे हो वो भी डेटा में हो। तो अभी तो हमने क्या रिजोल्यूशन निकाला कि फ्लैग डेटा में है तो एस्केप लगा दो, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है कि एस्केप भी डेटा में हो, तो उसका सॉल्यूशन देखो आगे, यहां पे देखो, एस्केप एज डेटा, ठीक है, सुन रहे हो ध्यान से? यस सर। है ना, एस्केप एज डेटा आ गया तो भी उसके पहले एक एस्केप लगा दिया। अब ये एस्केप से पता चल जाएगा इसको कि आगे के जो 8 बिट हैं, एक बाइट, क्योंकि ये बाइट स्टफिंग है, इस येलो वाले एस्केप से उसको ये पता चल जाएगा कि ये जो आगे ब्लू वाला जो 8 बिट है ये डेटा का पोर्शन है, ये फ्लैग वाला पोर्शन नहीं है जो पिछली वाली प्रॉब्लम थी। आया समझ में?
बेटा आ रहा है समझ में तो मैं आगे बढ़ूं? सर ये प्रोसेस रिपीट भी हो सकती है? बिल्कुल, मैं आ रहा हूं ना उस पे भी अभी, डोंट वरी। I'll take all possible combinations. Let me wind up the class, then ask a doubt if there is. Next question, ओरिजिनल डेटा बाइट में फ्लैग भी है और एस्केप भी है। तो मैंने क्या करा, जो एस्केप एस डेटा था उसके पहले एस्केप लगाया, जो फ्लैग एस डेटा था उसके पहले एस्केप लगाया। तो अब डेटा जब जाएगा रिसीवर के पास, वो ए लेगा, उसके पास येलो एस्केप आएगा तो उसको समझ में आ जाएगा आगे के 8 बिट डेटा है, फिर येलो एस्केप आ गया तो उसको समझ में आ जाएगा आगे के 8 बिट डेटा है। हेलो बेटा, एक्नॉलेज करो। यस सर सर। मेरा है ना? मेरा हाँ। क्वेश्चन ये है, मतलब बी की जो वैल्यू है वो एस्केप की वैल्यू के सेम है, मतलब जो 8 बिट्स बी में है वही एस्केप की वैल्यू है, तो तो वही तो मैंने आगे। बोला कि एस्केप एज अ डेटा, ये का मतलब यही तो हुआ। अभी अच्छा। ए और बी, मतलब जो तू बोल रहा है उसको मैं समझा ऐसे रहा हूँ कि एस्केप एज अ पोर्शन ऑफ डेटा, तू बी को क्यों चेंज अच्छा। कर रहा है? हाँ हाँ ठीक है अल्टीमेटली सर। तेरे को एस्केप एज अ डेटा लगाना है ना, तो उसके हाँ, पीछे एक येलो एस्केप लग जाएगा। तो सर हम फ्लैग की ऐसी वैल्यू क्यों नहीं रख सकते थे कि हम हम उससे हम मतलब एक स्पेशल। एस्केप और फ्लैग की वैल्यू मोस्टली यूनिक रखते ही हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन रखते हैं जो डेटा में जिसका ऑकरेंस सबसे कम होता है प्रोबेबिलिटी से निकाल के। बट यू कांट श्योर ना कि अल्टीमेटली वो जाएगा ही नहीं कभी, ये जाता नहीं है, हाँ बहुत रेयरेस्ट केस में जाता है एस्केप तक बात। पर मैं तुमको सारे हाँ पॉसिबल कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा हूँ कि वी डू हैव अ सॉल्यूशन फॉर ऑल। ओके सर। नेक्स्ट, अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है, ये वाला एक और केस है कि सर 2 एस्केप आ गए तो क्या? कोई बात नहीं, 2 एस्केप आ गए तो 2 येलो लगा दो। येलो मतलब कलर नहीं लगाएंगे एग्जैक्टली, पर हम 2 स्पेशल कैरेक्टर लगा देंगे। क्लियर है? नाउ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर क्लियर। 2 फ्लैग आ जाए तो क्या करेंगे, 2 एस्केप आ जाए तो क्या करेंगे, एस्केप और फ्लैग आ जाए तो क्या करेंगे। अब कोई ये भी सोच सकता है कि सर पूरा डेटा ही मेरा वो है तो फ्लैग जैसा ही है, तो उसका सॉल्यूशन मैंने बताया तुम्हें अभी कि नॉर्मली हम फ्लैग और एस्केप की वैल्यू ऐसी चूज करते हैं जो रिपीटेटिव नहीं होती डेटा में। क्लियर है बेटा? सर यस सर। क्योंकि अगर ऐसे बार बार आता जाएगा सर, ये तो प्रोसेस कभी एंड ही नहीं होगी। नहीं आता है ना बेटा, मैं बोल तो रहा हूँ रियल वर्ल्ड में फ्लैग और एस्केप की इतनी यूनिक वैल्यू रहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट 8 बीट इज वेरी रेयर इन रियल वर्ल्ड। पर अगर आता है तो वी मस्ट हैव सॉल्यूशन। ओके सर। फाइन, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट आखिरी जो टेक्निक है उसको बोलते हैं बिट स्टफिंग। बहुत सिंपल है। बिट स्टफिंग यूजेस अ पैटर्न ऑफ फ्लैग कॉल्ड 0 6 1 और 0 0 6 कंसेक्यूटिव 1 और 0। इसको एज अ फ्लैग यूज करते हैं शुरू में और आखिरी में, और बाकी बीच में डेटा होता है। अब देखो ये फ्लैग स्ट्रीम क्या है, 0 6 1 और 0। तो इस ये पैटर्न नहीं आए डेटा में, इसके लिए क्या करेंगे, अगर डेटा में कहीं भी 5 1 है, आई रिपीट, डेटा में कहीं भी 5 1 आते हैं तो उसके बाद 0 लगा दो। ये हो गई बिट स्टफिंग खत्म। आपका फ्लैग बिट क्या है, 0 6 कंसेक्यूटिव 1 और 0। अब डेटा में ऑकरेंस इसका कब आ सकता है, जब 6 1 एक साथ आ जाएंगे तो ही आ सकता है ना, मोस्ट प्रोबेबिलिटी। यस सर। तो 6 1 आने के पहले डेटा में कहीं 5 1 आए तो उसके बाद 1 हो या 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन 0 इंसर्ट कर देते हैं। अगर मेरा डेटा ऐसा है, देखो मैं सामने यहाँ ये लिखता हूँ डेटा, एक व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ, ये मैंने व्हाइट बोर्ड लिया और यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये मेरा डेटा 0 1। ये पहले मैं फ्लैग बना देता हूँ, ये मेरा फ्लैग हो गया। थोड़ा सा स्पेस दे रहा हूँ है ना, रियल वर्ल्ड में स्पेस नहीं होता ऐसा कुछ। अब ये मेरा डेटा चालू हुआ, ठीक है, ये मेरी डेटा बाइट हो गई पूरी। विजिबिलिटी है ना तुम लोगों को, देख लेना ना, समझ लेना कंसेप्ट अच्छे से। ये मेरा फ्रेम पूरी बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना, इसको
एक काम करते हैं, इसको मैं पूरा सॉल्व ही कर देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, तो तुमको और क्लियर समझ में आ जाएगा। ये मेरी डेटा बाइट है जो मुझे बिट स्टफिंग से भेजना है। अब मुझे भेजना है बिट स्टफिंग से, मेरा पहला प्रोसेस क्या बोलता है कि पुट अ 0 and 6 1 0, ये मेरा फ्लैग हो गया। अब स्पेस इसलिए दिए ताकि तुमको समझ में आए, अदरवाइज इट्स नॉट स्पेस। या मैं कलर चेंज करता हूँ उसका, रुको तुमको, ठीक है, पर वो पूरे का ही चेंज हो रहा है। ओके, दिस इज लाइक दिस। ये मैंने कर दिया, उसके बाद ये मैं ले रहा हूँ यहाँ पे डेटा। अब मैं डेटा उठाता हूँ, डेटा मैंने उठाया 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0, उसके बाद 5 1। अब ये जैसे ही 5 1 आते हैं, ध्यान रखना, इसके बाद मैं एक बिट इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। ये बिट मैंने इंसर्ट किए, उसके बाद मैं डेटा को वापस कंटिन्यू करूंगा। फिर डेटा क्या है मेरा 0 0 1 1 0 0। आर यू गेटिंग? इसमें मैंने एक बिट स्टफ की है, समझ में आ रहा है तुमको सबको? यस सर। और उसके बाद वापस मैंने पुट कर दिया यहाँ पे जो मेरा फ्लैग था पहले 0 1 1 1 1 1 1 0। ये मेरी फ्रेम बन गई आफ्टर बिट स्टफिंग। तो ये फ्रेम क्या बन गई कि मैंने एक बिट यहाँ पे इंसर्ट की है। ये वाली जो बिट इंसर्ट है, इस ये यहाँ पे जो 5 1 आए थे, यहाँ तुम देख सकते हो मेरे पॉइंटर है यहाँ पे ऊपर, इस पॉइंटर में 5 1 थे, तो ये 5 1 के बाद मैंने एक 0 एक्स्ट्रा अपेंड किया है, ये वाला।